हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर करने वाले हैं जो 18 फरवरी को आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। जो भी कमज़ोर छात्र हैं वो 70 में 70 अंक पाने के पूरे जिम्मे हकदार होंगे। ये 18 फरवरी को यही पेपर आएगा। मात्र ये फुल सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो में बना हुआ है। कमज़ोर छात्र के लिए है। कमज़ोर छात्र इसको ज़रूर से तैयार कर लें। अब की बार 90 प्लस पार जो है, तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं अगला नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें। तो ये हिंदी का मॉडल पेपर है, 18 फरवरी को यही पेपर में आएगा। 70 में 70 अंक पाएँगे आप। तो ये जो है प्रश्न पत्र दिए गए हैं। इसमें से जो है प्रश्न पत्र भाग 2 भाग खंड आ और बा 2 है करना है। तीसरा जो है पॉइंट है कि प्रश्न पत्र खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें से सही विकल्प का चयन करें। ओएमआर शीट पर नीले काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। चौथा पॉइंट दे रखा है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ओएमआर शीट पर ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं न तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। छठा पॉइंट दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। अब हम शुरू करते हैं खंड आ। खंड आ जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न दे रखा है कि पहला प्रश्न दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, तो दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था सन 1951 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव है। तीसरा प्रश्न है कि छायावादी की मुख्य विशेषता क्या है? तो छायावादी की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? तो मैथिली शरण गुप्त जो है इसमें विकल्प दे रखा है द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग। तो ये जो है द्विवेदी युग से संबंधित हैं। विकल्प ये सही है। पांचवा प्रश्न दे रखा है कि केशो केशो को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ग्रेसरण ने कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि मिश्र बंधु ने। तो इसका जो विकल्प सही है वो विकल्प ये सही है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अब जो है छठवां प्रश्न है। छठवां प्रश्न दे रखा है कि छठवां प्रश्न है आपका। छठवां प्रश्न है कि अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं। तो जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसके विकल्प जो सही है, विकल्प ये सही है, जयशंकर प्रसाद जो है। अगला प्रश्न है इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है। इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है, तो इसका जो विषय है वो है विकल्प ये सामाजिक। अगला प्रश्न है प्रश्न 8 है सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय है। तो ये प्रेमचंद युग का है कि शुक्ल युग का है कि प्रसाद युग का है कि उपयुक्त सभी है? तो इसमें से जो विकल्प है वो विकल्प कौन सा सही है? तो इसका विकल्प जो है उपयुक्त सभी है। अगला विकल्प सही। अगला 9वां प्रश्न दे रखा है कि मिलान कीजिए कि मैला आंचल प्रेमचंद्र हैं। तो मैला आंचल के जो हैं वो फणेश्वर नाथ रेणु जी हैं। और इस जो चित्रलेखा जो है किसने लिखा? तो चित्रलेखा जो है प्रेमचंद्र ने लिखा है। और इसका जो है उसने कहा था तो भगवती चरण वर्मा ने कहा था। कफन किसका है? तो कफन है चंद्रधर शर्मा गुलरी का है। तो इस प्रकार से ये विकल्प ये सही है, विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न दे रखा है 10वां प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से उपन्यास है। तो निम्नलिखित में से उपन्यास है सेवा सदन है, विराट की पद्मिनी है कि कफन है कि चित्रलेखा है? तो इसमें से जो है पहला उपन्यास है, उसके बाद में जो है दूसरा भी उपन्यास है
और तीसरा चौथा जो है ये उपन्यास है। तो इसका विकल्प जो है सी सही है। उसके बाद में अगला 11वां प्रश्न है कि करुण रस का अस्थाई भाव है। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो रत, हास्य, शोक, निर्वेद। तो इसका करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। 12वां प्रश्न दे रखा है कि सोहत ओढ़े पित पट श्याम सलोने गात और मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो मनो शब्द आया है, तो इसमें से कौन सा जो है उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? तो मनो शब्द है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला 13 नंबर प्रश्न दे रखा है कि यह एक सममात्रिक छंद है जिस इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 मात्रा के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का लक्षण है? तो ये सोरठा नहीं हो सकता है और चौपाई नहीं हो सकता है, दोहा नहीं हो सकता है, रोला हो सकता है। विकल्प जो है बी सही है। अगला प्रश्न दे रखा है कि प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाए? प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो पर शब्द का है, तो इसलिए विकल्प इसका ए सही है। अगला प्रश्न दे रखा है कि पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो पंचतंत्र यानी पांच तंत्र यानी 5 शब्द आया है, तो इसलिए इसमें द्विगु यानी गणना गिनती है, तो इसलिए इसका द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न दे रखा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के जो है 2, 5, 6, 8 भेद होते हैं। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है आंसू का तत्सम शब्द है। तो आंसू का तत्सम जो रूप है वो है रोना, आंसू, आंख, अश्रु होगा। इसका विकल्प डी सही है, अश्रु होगा। 18 नंबर प्रश्न दे रखा है कि कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ये भी गलत विकल्प है। भाव की प्रधानता होती, ये भी विकल्प गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो कर्मवाच्य में क्रम की प्रधानता होती है। विकल्प आपका सी सही है। अगला ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। तो इसमें जो है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये नहीं होगा। सप्तमी विभक्ति द्विवचन, ये भी नहीं होगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ये भी नहीं होगा। चतुर्थ विभक्ति बहुवचन, ये विकल्प नंबर डी सही है, यही होगा। अगला प्रश्न नंबर अंतिम बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्नों में अंतिम प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। तो सर्वनाम है मनुष्य, वचन है। उपयुक्त तो सही ना ये होगा और ना ये विकल्प होगा, ना बी विकल्प होगा और ना ही डी विकल्प होगा, कोई नहीं होगा। तो विकल्प नंबर सी सही है। तो ये है आपका बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न। अब हम बड़े प्रश्नों को करने वाले हैं, खंड खा करने वाले हैं। खंड खा में दे रखा है, खंड खा में जो वर्णात्मक प्रश्न होते हैं, अब हम उसको करने वाले हैं खंड बा। अब खंड बा में दे रखा प्रश्न पहला दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 2 गुणे 3 अर्थात 6 नंबर हैं। जो है 6 नंबर आपको मिलेंगे। इसमें लिखा है भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं। यहाँ यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जात नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इससे आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई नहीं नहीं जाता, भिन्नता ही देखने में आएगी। तो इसका जो पहला प्रश्न दे रखा है, अब इसको हम देखेंगे कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसके लिए जो है हमने आपको जो है ये वीडियो मतलब ये कॉपी में लिखकर बताया हूँ। पहला जो लिखा है आपको ऐसे लिखना है खंड बा प्रश्नोत्तर संख्या आ। पहला आपको संकेत लिखना है भिन्न भिन्न धर्मों डैश डैश करके देखने में आएगी। अब देखो आपको संदर्भ क्या लिखना है, इस प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड, इसको ब्लैक पेन से लिखना है, गद्य खंड
में संकलित भारतीय संस्कृत, ये भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये आपको लिखेंगे, आपका ये पहला प्रश्न हो गया। अब इसमें से दूसरा प्रश्न दे रखा है, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है? तो अनेक देशों का समूह क्यों कहा है, ये आप देखेंगे। तो इसका जो दूसरा प्रश्न है, वो दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं और परंपराओं के लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं। बाहरी तौर पर देखने वाले व्यक्ति को ये विविधता इतनी अधिक लगती है कि वह इसे एक देश न मानकर अनेक अनेक देशों का समूह समझ सकता है। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न आपका दे रखा है, ये तीसरा प्रश्न जो है दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आप इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत में इतनी अधिक बोलियां और अधिक धर्म संप्रदाय हैं कि उनकी सही संख्या की गिनती लगभग असंभव है। जिस प्रकार यहाँ हर कुछ दूरी पर बोली बदल जाती है, उसी प्रकार दुनिया के लगभग सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न जो है प्रश्नोत्तर संख्या पहला कंप्लीट हुआ। खंड बा का प्रश्नोत्तर संख्या पहला आपका कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न देखने वाले हैं। दूसरा प्रश्न आपका दे रखा है कि दिया हुआ है कि दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको 3 गुणे 6 यानी 6 नंबर आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। इसमें लिखा है, मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़े पीताम्बर ले लुटकी, वन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। अरे भाव तो सो है मेरो सरसबान, अरे सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। अरे या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरोगी। तो ये आपका पद्यांश दे रखा है। इस पर आधारित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका जो है संदर्भ हमने लिखकर बताया है। आपको ऐसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा आप लिखेंगे यहाँ पर संकेत में मोर पखा सिर डैश डैश करके अधरा न धरोगे। अब उसमें संदर्भ पहला प्रश्न देगा, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि हिंदी काव्य खंड में संकलित। अब ये सवैया, इसको भी ब्लैक पेन से लिखेंगे सवैया शीर्षक से उद्धृत है या रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है। अब डालेंगे दूसरा जो प्रश्न है। दूसरा प्रश्न इसमें दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब हम जो रेखांकित है उसी का हम यहाँ से यहाँ तक इसका व्याख्या करने वाले हैं। तो इसका रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। लिखेंगे रेखांकित अंश में एक गोपी अपने सखी से कहती है कि तुम जो लीलाएं करने को कहोगी वही सब करूंगी। अर्थात जो लीलाएं श्री कृष्ण को पसंद हैं वही लीलाएं मैं करने के लिए तत्पर हूँ, परंतु मैं उस बांसुरी को अपनी ओठों पर नहीं रखूंगी जो श्री कृष्ण के अधरों पर अत्यंत सुशोभित लगती है, क्योंकि बांसुरी गोपियों को अपनी सौतन जैसे प्रतीत होती है। उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है क्योंकि वह श्री कृष्ण के ज्यादा ही मुंह लगी हुई है। ये तो दूसरा प्रश्न था। अब तीसरा प्रश्न हम देखने वाले हैं। तीसरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुसरण करना चाहा है। तो किन लीलाओं का अनुसरण करना चाहा है।
तो इसमें से जो दूसरा तीसरा प्रश्न दे रखा है कि गोपियों ने कृष्ण की निम्नलिखित लीलाओं का अनुसरण करना चाहा है। पहला है सिर पर मोर पंख धारण करना, दूसरा है गले में कुंज की माला पहनना, तीसरा है पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर गायों के बीच वन में ग्वालों के साथ घूमना, और चौथा है कृष्ण को प्रिय लगने वाले हर रूप को धारण करना। इतना उनकी आकांक्षाएं हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अब हम देखने वाले हैं तीसरा प्रश्न जो है। तीसरा प्रश्न आपका दे रखा है। तीसरा प्रश्न जो है संस्कृत खंड से होगा। इसमें दे रखा है कि अथवा वाला भी आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। कि इसमें लिखा है कि इसमें कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छा, प्रात समय जसु मतुवर नंदन देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सोहित जतुतात। तो इस प्रकार से इसका भी आप व्याख्या करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अब हम इसको नहीं करेंगे, पहला हम कर चुके हैं। अब हम आपको अगला प्रश्न बताएंगे जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसमें से पहला प्रश्न तीसरा प्रश्न दे रखा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस ये भी 2+3 यानी 5 नंबर का जो है आपके परीक्षा में आएगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, उसको देखेंगे। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर परशुनाथ शंकराचार्य कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्यत्र च वहम वह महात्मा अत्र गत्ते स्वायान विचारान प्रसारयान न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपि तु कलाथेन अपि यं नगरी विविधानां कलानां शिल्यानाच्च कृते लोके विश्रुता अत्यव्यः कोशया सटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। तो इस प्रकार से आपको जो है इस गद्यांश का व्याख्या कर देना है। ये भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, तो इसके लिए भी मैंने जो है ये लिखकर जो है बताया है, आप लोग देख लीजिए। इसमें प्रश्न दे रखा है, आप ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखेंगे, संकेत लिखेंगे इम नगरी विविध और डैश डैश करके सर्वत्र स्पृहन्ते, लास्ट वाला पॉइंट लिख देंगे। जो लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है स्पृहन्ते, यहाँ पर ये वाला लिख देंगे, यहाँ से लेकर के और इसके बाद में ये लास्ट वाला लिख देंगे। अब इसको देखिए, आप यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ, लिखेंगे क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, अब इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे संस्कृत खंड में, अब कामा में लिख देंगे, फिर लिखेंगे संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब ये हो गया आपका संदर्भ, 2 नंबर आप पा जाएंगे। अनुवाद के लिए जो है आपको 3 नंबर मिलेगा। अनुवाद लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर परशुनाथ शंकराचार्य और जो है कबीर गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया है। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश भर में सभी जगह पसंद की जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे अगर आप इस प्रकार से इसको लिखते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फिर अगला प्रश्न जो है इसमें दे रखा है, अब जो है ये भी भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है, लेकिन ये भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है अथवा वाला, लेकिन हमने पहला कर लिया है तो इसको छोड़ देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है इसमें जो है
इसमें लिखा है कि अब्दो दूरगामी चा साक्षरियों न चा पढ़े। चौथा प्रश्न दे रखा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें से हम इसको नहीं करेंगे, अथवा वाला करेंगे। अब्दो दूरगामी चा साक्षरियों न चा पंडिता आमुख सा फुटबक्ता चा योजानस्सा पंडिता। तो अब्दो दूरगामी यानी बिना पैर के दूर तक चला जाता है। चा साक्षरियों न चा अक्षर से युक्त है लेकिन पंडित नहीं कहलाता है। आमुख बिना मुख का है, साफ वक्ता, लेकिन वो स्पष्ट रूप से बोल सकता है। चायो जानस्य पंडित, जो उसको जानता है वही क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है। तो इसका हमें क्या करना होगा, अनुवाद करना होगा। तो हम देखते हैं कि इसका कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप डालेंगे यहाँ पर इसको लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4, संकेत लिखेंगे अब दो दूरगामी डैश डैश करके जानन सा पंडिता। अब इसमें संदर्भ लिखा है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड, यहाँ पर इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। अब इसमें अनुवाद डालेंगे कि बिना पैर वाला है किंतु दूर तक चला जाता है, साक्षर है किंतु पंडित नहीं है, मुख नहीं है किंतु स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसे जानता है वही पंडित ज्ञानी है। तो इस प्रकार से आपको जो है पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपका जो इस पर है, 5वां प्रश्न है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, जो कि 80 शब्दों में देना है और आपको एक प्रश्न करना है, 3 नंबर मिलेगा। तो इसमें आप जिले वाइज जो भी होगा उस पे जो है आपको वैसे ही करना है प्रश्न। तो जो बलरामपुर जिले के हैं, गोंडा जिले के हैं, उनको जो है जोत जवाहर करना है। जोत जवाहर से आप लोग खंड काव्य कर लेंगे अच्छे से। चाहे ये वाला प्रश्न के जोत जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, या आप जो है इसको लिखेंगे कि जोत जवाहर खंड काव्य के आधार पर जो है जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये जो है आप जो है कर लीजिएगा, जो जिस जिले का होगा उस हिसाब से आप लोग जो है इसको कर लेंगे। अब हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 6वां प्रश्न दे रखा है। 6वां प्रश्न आपका है, 6वां प्रश्न का दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये शब्द सीमा जो है अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है आपको एक पेज में, और इसमें 3 + 2, 3 नंबर जीवन परिचय और 2 नंबर रचना के लिए मिलता है, मिलाकर 5 नंबर आपको मिलेगा। अब इसमें से आप चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखें, चाहे रामधारी सिंह दिनकर का लिखें, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखेंगे क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100% आपको 2026 में यही प्रश्न देखने को मिलेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, यही आपके परीक्षा में 18 तारीख को आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं जीवन परिचय। देखिए यहाँ पर ऐसे आपको लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क आप लिखेंगे। तीसरा जो है यहाँ पर जो है आचार्य रामचंद्र तीसरे नंबर पे हैं, तो तीसरा यहाँ पर लिख देंगे और लिख देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर आज संक्षिप्त में पहले आप लिख देंगे, तो इसे देखकर एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा, और इस आधार पे आप आसानी से अपना पूरा जीवन परिचय अच्छे से लिख पाएंगे। तो पहले ये जो है आपका सही और अच्छे से लिखा होना चाहिए, इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यही देखेगा और इसी के आधार पे आपको नंबर पूरा का पूरा दे देगा। तो देखिए इसको कैसे करना होगा। आप यहाँ पर लिखेंगे जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, जन्म स्थान जो है अगौना नामक बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा इन्होंने इंटर तक प्राप्त की थी, और इनके पिता का नाम चंद्रबली था और इनके माता का नाम विभासी था, और मृत्यु इनका 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हो गया था। और इनकी रचनाएं चिंतामण, रसमीमांस, ऐसे बहुत सी रचनाओं का इन्होंने उल्लेख किया है, बहुत सी रचना लिखी है। अब इस आधार पे आप इस जीवन परिचय को भी लिखेंगे, इस आधार पे आप इस जीवन परिचय को भी लिख डालेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे 1884 में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुई थी। इनके पिता का नाम चंद्रबली था। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन था। उन्होंने घर पर ही
रहकर हिंदी, अंग्रेजी, इसको ब्लैक पेन से लिखें, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का गहन अध्ययन किया। साहित्य की सेवा करते हुए साहित्य की सेवा करते हुए सन 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी रचना लिख देंगे, आपको केवल एक रचना है, लेकिन जो आपको याद हो वो रचना आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है चिंतामण, रश्मिमांस और त्रिवेणी आदि, इनकी ये प्रमुख रचनाएं थी। अब हम देखने वाले हैं अगला प्रश्न जो है आपके परीक्षा में जो आएगा। अगला प्रश्न है ये कि छठा का खा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें लिखा है शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्दों में आपको लिखना है। 3 + 2 अर्थात 5 नंबर आपको मिलेगा। तो इसमें देखिए, आप चाहे बिहारी लाल का लिखें, चाहे सूरदास का लिखें, चाहे मैथिली शरण गुप्त का लिखें। तो इसमें जो है सूरदास वेरी इंपॉर्टेंट है। 2026 में 18 फरवरी को यही पेपर आएगा। यही फरवरी में जो है 18 फरवरी को यही जो है जीवन परिचय आएगा। आप सूरदास का जीवन परिचय अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। तो चलिए, हम जो है सूरदास का जीवन परिचय लिख कर बताया हूँ, आप लोग इसको अच्छी बात भली भांति समझ लीजिए। पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना होगा। जन्म सूरदास, जन्म जो है इनका नाम था सूरदास, और जन्म जो है इनका 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान रुनुक्ता ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास है ना, सरास्वत ब्राह्मण थे, और माता का नाम जो है जमुना दास था। गुरु इनके आचार्य वल्लभाचार्य थे। रचनाएं इनकी सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी है, और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई। अब इसी के आधार पर संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे तो आप आसानी से इसको आप आसानी से इसको लिख सकेंगे। तो जीवन परिचय देखिए, महाकवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनुक्ता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है पंडित रामदास सरास्वत था, तथा इनके माता का नाम जमुना दास था। सूरदास जन्म से दृष्टिहीन थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट पर आए, और उन्होंने स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया, और सूरदास जी का पद जो है रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। सूरदास का मृत्यु 1583 को ब्लैक पेन से लिखेंगे, 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में हुई थी। अब इसको जो है रचना में लिखेंगे कैसे, रचना यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, रचना लिखेंगे। सूरदास की रचनाएं निम्नलिखित हैं: सूर सागर, सूर सरावली एवं साहित्य लहरी इत्यादि है। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाएगा अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, पूरा सॉल्यूशन के साथ बताया जा रहा है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करते रहिए। तो अब हम अगला 7वां प्रश्न देखने वाले हैं। 7वां प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। जो इस प्रश्न पत्र में ना आया है उसी श्लोक को लिखना है। तो हम देखिए, तो इसके लिए आपको जो है 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने श्लोक लिखकर जो है बताया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए, हमने श्लोक जो है लिखकर दिखाया है। देखिए, यहाँ पर लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालेंगे 7वां। इसमें लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःख भाग्य भवेत्। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे, पूरा का पूरा 2 नंबर पाएंगे। अगला प्रश्न जो है इसमें दे रखा है, ये आपका 7वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो इसमें जो है प्रश्न दिया है, भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति, का संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते, पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत्, चंद्रशेखर कः आसीत्। तो ये 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 प्रश्नों में से केवल आपको
दो प्रश्नों का उत्तर देना है, दो प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो पहला पर इसमें जो है पहला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति। तो भारतीय विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक यम अस्ति इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। अब तीसरा जो प्रश्न दे रखा है इसमें वो हम करेंगे, पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत। तो पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत में पुरुराजा अलक्षेन्द्रण सह युद्धम अकरोत, आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे और पूरा का पूरा 2 नंबर आप पा जाएंगे। अब हम 9वां प्रश्न देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको शब्द सीमा जो है 200 शब्दों में लिखना है। आप 2 पेज लिख दीजिए, आप पूरा का पूरा नंबर पाएंगे। आप इसमें 7 नंबर पाने वाले हैं। तो इसमें हम ये पर्यावरण प्रदूषण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके परीक्षा में 100% यही आएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, यही आप परीक्षा में देखने को मिलेगा। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से लिखिएगा। हमने इसको जो है अच्छे से लिखा है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है लिखा है, पहले आप इसको लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9। यहाँ पर लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण रूपरेखा। तो रूपरेखा में देखिए आपको लिखना है रूपरेखा, प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण पर नियंत्रण और उपसंहार। ये इतने हेडिंग आपको जो है उसमें लिखना होगा। और देखिए इसको कैसे लिखना है, यहाँ पर आप डालेंगे हेडिंग प्रस्तावना और लिखेंगे कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। अगर आप जीवन अच्छे से चलाना चाहते हैं तो एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित वातावरण की आवश्यकता होती है। कभी कभी वातावरण का ये संतुलन बिगड़ जाता है, परिणाम स्वरूप वातावरण प्रदूषित हो जाता है, जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में निहित होता है। प्रदूषण के प्रकार हेडिंग डालेंगे। प्रदूषणों के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला प्रकार जो है वायु प्रदूषण, हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण, लिखेंगे कि वायुमंडल में गैसें एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती हैं, किंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण तथा आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ दिया है, जिससे हमारा वायुमंडल क्या हो गया है, प्रदूषित हो गया है। आप संक्षिप्त में ऐसे लिख देंगे। जो दूसरा हेडिंग है आपका जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में आप लिखेंगे कि जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों तथा गैसें रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलन हो जाती है तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाती हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, जल प्रदूषण कहेंगे। अब देखेंगे तीसरा जो हेडिंग है आपका वो है रेडियोधर्मी प्रदूषण। आप डालेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण, लिखेंगे परमाणु शक्ति उत्पन्न केंद्रों में विभिन्न परीक्षण से भी जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है, जो आज के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। परमाणु विस्फोट से संबद्ध स्थान का तापक्रम इतना अधिक हो जाता है इतना अधिक हो जाता है कि धातु एक पिघल जाती हैं। विस्फोट के समय उत्पन्न व रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाती हैं, जहां पर ठंड होकर संघनित अवस्था में बूंद का रूप ले लेती हैं और वायु के झोंके के साथ समस्त संसार में फैल जाती हैं, जिससे हमारा रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। अगला जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे ध्वनि प्रदूषण, लिखेंगे कि अनेक प्रकार के वाहनों तथा मोटर कार, विमान, ट्रैक्टर आदि तथा लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीन से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अब देखेंगे कि प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे पाएंगे। तो प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत जो है वह सरकारी दो ही स्तरों
पर पूर्ण प्रयास आवश्यक हैं। जल प्रदूषण का निवारण जो है निवारण एवं नियम जो है के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। आप देखेंगे लास्ट में लिखेंगे उपसंहार में लिखेंगे कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छे एवं स्वस्थ जीवन जीवन भी जी सकेंगे और आने आने वाली पीढ़ी को जो है प्रदूषण के अभिशाप से मुक्त मुक्त होंगे। अतः सरकार के साथ साथ हम सभी का जीवन पाठ्य कर्तव्य जो है बन जाता है कि हम प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक हैं। तो ये आपका जो है ये आपका आपका हुआ जो है निबंध। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न जो अंतिम प्रश्न होगा। आपको जो है ये 4 नंबर आता है 1+3 यानी 4 नंबर का जो है 4 नंबर पूछता है। लिखा है प्रश्न कि उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख है, अथवा अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए। तो अपने मित्र को पत्र लिखना है, ये अंतिम प्रश्न है। तो हमने पत्र लिखकर बताएं, आप इसी प्रकार से पत्र लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में, पूरा का पूरा 4 नंबर पाएंगे। तो लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या आप डालेंगे 10, लिखेंगे यहाँ पर आकाश श्रीवास्तव, बलरामपुर उत्तर प्रदेश, दिनांक 19/1/2026। प्रिय मित्र नमस्कार, आज बहुत दिनों बाद मैं तुमको पत्र लिख रहा हूँ और तुमको पत्र लिखते हुए मुझे काफी आनंद आ रहा है कि कैसे हो मित्र। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और सब कुछ कुशल मंगल होगा। यहाँ भी सब कुछ कुशल मंगल है। वैसे मेरे पिताजी कहते हैं कि पढ़ाई करोगे तो बड़ा आदमी बनोगे। तो मेरी रुचि खेल कूद में अधिक है और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाकर बड़ा क्रिकेटर बनूं और अपने देश का नाम ऊंचा करूं। मैं धोनी की तरह एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूं। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मैं चाहता हूं कि मेरे घर वाले मेरे घर वाले चाहता हूं कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मैं चाहता हूं कि मेरे घर वाले मेरे साथ दें और मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनाने में मेरी सहायता करें, मदद करें। आप यहाँ पर लिखेंगे, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, मुझे पता है कि तुम्हें भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, परंतु तुम एक इंजीनियर बनना चाहते हो। तुमने पहले ही सोच कर रखा है। मैं आशा करता हूँ कि तुम कुशल मंगल हो और मेरा पत्र मिलने के बाद बहुत खुश होंगे। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि एक बहुत अच्छे इंजीनियर बनो। तुम्हारा मित्र आबासा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे और पूरा का पूरा जो है नंबर आप बोर्ड परीक्षा में पाएंगे। मैं पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ पूरा का पूरा आपको मैंने बताया है। अगर हमारे वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी भी बच्चों को ये अच्छा सा जो है वायरल पेपर मिल सके, जो उनके 18 फरवरी को आने वाली परीक्षा है उसमें वो हेल्पफुल हो सके। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप लोग चलिए फटाफट इसका जो है सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके लिए जो है ये हेल्पफुल हो सके। तो मैं एक एक प्रश्नों को जो है कर रहा हूँ। देखिए आप लोग जो है इसका लीजिए, पहले प्रश्न का है ये, पहले प्रश्न का है, इसको ले लीजिए। और उसके बाद में फिर ये दूसरा प्रश्न है, इसका ले लीजिए, दूसरे प्रश्न का ले लीजिए, तीसरे प्रश्न का ले लीजिए, तीसरे प्रश्न का, चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न का ले लीजिए, ये 5वां प्रश्न है, 5वें प्रश्न का ले लीजिए। और उसके बाद में आप यहाँ पर ये ले लीजिए दूसरा, 6वें का खा ले लीजिए। अब उसके बाद में फिर देखिए आगे फिर ले लीजिए ये
ये देखिए ये जो है तीसरा प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, 8वें का ले लीजिए, फिर 9वें का ले लीजिए। देखिए ये जो है प्रदूषण पे निबंध है, इसको ले लीजिए। यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये 10वां प्रश्न। तो जी हाँ दोस्तों, आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नया वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर लाने वाला हूँ, आप उसको भी देखिए और आने वाले परीक्षा में जो है आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं अगला जो नेक्स्ट वीडियो डालूँगा वो जो है अगला भी पेपर जो होगा समाज विज्ञान का, मैं वो भी पेपर बना रहा हूँ और उसका भी मैं वीडियो डाल दूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।